बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक देवराज नाम का राजा रहता था। राजा की पत्नी की बहुत समय पहले ही मौत हो गई थी, लेकिन उसकी 3 बेटियां थीं, जिनसे राजा बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, राजा को एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज अपनी बेटियों की परीक्षा लूं, उनसे कुछ सवाल करूं। फिर राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, जाओ और मेरी तीनों बेटियों को बुला कर लाओ। जी महाराज। मंत्री राजा का आदेश पाते ही राजा की तीनों बेटियों को बुला लाता है। तीनों बेटियां आकर कहने लगी, जी पिताजी, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटी, मैंने तुम सभी को बुलाया है। कहिए पिताजी, आपको क्या काम है हमसे? बेटी, मेरे कुछ सवाल हैं। जी पिताजी, पूछिए। राजा एक एक करके अपनी तीनों बेटियों से पूछता है। सबसे पहले बेटी, तुम बड़ी हो, तुम ही बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन प्यारा है और मैं तुम्हें कितना प्यारा हूँ। बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे सबसे ज़्यादा मेरी माँ प्यारी है और जितनी माँ मुझे प्यारी है उतनी ही आप भी प्यारे हो। अच्छा बेटी। फिर राजा ने दूसरी बेटी से पूछा, अब तुम बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है। दूसरी बेटी बोली, पिताजी, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे आप हैं, पूरी दुनिया से प्यारे आप हैं। फिर राजा ने तीसरी बेटी से पूछा, बेटी, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, और अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा मैं हूँ तो क्यों हूँ। उसने बोला, पिताजी, मुझे आप नमक के बराबर प्यारे हो, जितना मुझे नमक प्यारा है उतना ही आप प्यारे हो। राजा अपने मन में सोचता है, इसने तो मेरी कीमत सिर्फ एक नमक के बराबर लगाई है। नमक क्या है, आखिर कुछ भी नहीं। यह तो एक मामूली सी चीज़ है, मेरी कोई कीमत नहीं इस बेटी की नज़र में। यह मेरी बेटी नहीं हो सकती। जिस बेटी की नज़रों में एक पिता की कोई अहमियत नहीं, भला उस बेटी को जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। क्या हुआ पिताजी, किस सोच में पड़ गए आप? कुछ नहीं, तुम सब यहाँ से जा सकती हो। तीनों बेटियां अपने कक्ष की तरफ चली जाती हैं। अब राजा बेचैन होते जाता है। क्या करूं, क्या करूं? नहीं नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता, वो आखिर मेरी बेटी है। एक काम करता हूँ, मैं उसे यहाँ से दूर किसी जंगल में छोड़ आता हूँ, वहाँ उसे कोई ना कोई जंगली जानवर ज़रूर खा जाएगा। राजा की छोटी बेटी मीरा के पास एक बकरी का बच्चा था, जो उसे राजा ने लाकर दिया था। छोटी बेटी मीरा उस बकरी के बच्चे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, राजा ने अपनी बेटी मीरा से कहा, बेटी, आज मैं शिकार पर जंगल की ओर जा रहा हूँ। कल मैंने देखा था वहाँ बहुत मीठे मीठे और स्वादिष्ट अमरूद लगे हुए थे, पर शिकार करने के कारण मैं उन्हें तोड़ नहीं पाया। तुम्हें अमरूद बहुत पसंद है ना? मीरा ने कहा, जी पिताजी, मुझे अमरूद बहुत पसंद है। ठीक है फिर, समय मिला तो ले आऊँगा। तभी मीरा बोली, पिताजी, अगर आपको समय नहीं मिला तो? राजा बोला, हाँ, यह बात भी है, फिर जब समय मिलेगा तब ले आऊँगा। मीरा बोली, नहीं नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप शिकार करना, तब तक मैं अमरूद तोड़ लूँगी। राजा बोला, पर बेटी, वो तो बहुत घना जंगल है, वहाँ बहुत जहरीले सांप भी होते हैं और बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर भी रहते हैं। पिताजी, ले चलिए ना मुझे भी अपने साथ, मैं अपनी प्यारी बकरी को भी चरा लूँगी और ढेर सारे अमरूद भी ले आऊँगी। ठीक है फिर, चलो। राजा अपनी बेटी मीरा और उसकी बकरी को अपने साथ जंगल की ओर लेकर निकल पड़ता है और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। मीरा अमरूद देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह पिताजी, क्या स्वादिष्ट अमरूद हैं। ठीक है बेटी, मुझे लगता है पास ही कोई जानवर है, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। मैं उस जानवर का शिकार करके अभी आता हूँ। जी पिताजी, आप जाकर शिकार करके आइए, तब तक मैं यहीं आपका इंतज़ार करूँगी। राजा वहाँ से चला जाता है और अपने महल की ओर निकल पड़ता है। इधर मीरा को भी इंतज़ार करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। मीरा सोचने लगती है, अरे,
शाम हो रही है और पिताजी का अभी तक कोई पता नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ना जाने पिताजी कहाँ रह गए। पिताजी तो इस जंगल का चप्पा चप्पा जाते हैं, फिर वह हमें यहाँ अकेले कैसे छोड़कर जा सकते हैं। कहीं पिताजी हमें हमेशा के लिए तो इस जंगल में छोड़कर नहीं चले गए। अब हमें यहाँ के जंगली जानवर खा जाएंगे, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। हाँ, हो सकता है पिताजी हमें इस जंगल में हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। वैसे भी वह हमसे क्रोधित थे, क्योंकि हमने उन्हें नमक की तरह प्यारा कहा था। अब हमारा क्या होगा? तभी मीरा की बकरी ने कहा, आप फिक्र मत करो राजकुमारी, जब तक मैं हूँ आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं आपकी तलवार की ढाल बनकर रक्षा करूँगी। अब चलिए यहाँ से, रात होने वाली है। हमें आसपास कहीं रहने की जगह देखनी होगी। और फिर दोनों चलते चलते एक कुटिया के पास पहुँचते हैं। इस घने जंगल में यह कुटिया किसकी है? चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। मीरा और बकरी अंदर जाते हैं। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता राजकुमारी। अब से यही हमारा आशियाना है। अब मीरा अपनी बकरी के साथ वहीं कुटिया में रहने लगती है। समय बीतता है और मीरा बड़ी होने लगती है। एक दिन की बात है, बकरी जंगल की ओर घास चरने जाती है। तभी वहाँ पर एक शेरनी आ जाती है। वाह, आज तो अच्छा शिकार हाथ लगा है। शेरनी बकरी को देखकर उस पर हमला कर देती है और उसे उठाकर अपने बच्चों के पास ले जाती है। बकरी तभी हंसती है और रोती भी है। शेरनी उसे हंसता रोता देखकर बोलती है, अरे पागल बकरी, तुम हंस भी रही हो, रो भी रही हो। तुम्हें तो रोना चाहिए। तुम्हारा रोना तो समझ आता है, पर तुम्हारा हंसना मुझे समझ नहीं आ रहा। बकरी बोली, मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। इस जंगल में मेरे साथ एक इंसानी बच्चा भी है जो मेरे साथ ही रहता है। अब जब तुम मेरा शिकार कर लाई तो मुझे जान से मार कर खा जाओगी। फिर उस बच्ची का क्या होगा? वो तो इस जंगल में अकेली पड़ जाएगी। मेरे बाद ना जाने उस बच्ची का क्या होगा। शेरनी बोली, और तुम हंस क्यों रही हो? मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि जो आज मेरे साथ हो रहा है वो कल तुम्हारे साथ होगा। हम भी पहले एक महल में रहा करते थे, उसके बाद इस जंगल में हम अकेले रह गए और आज देखो मेरी मौत आ गई और मेरी मौत के बाद वह बच्ची अकेली रह जाएगी। तुम्हारा भी वक्त जल्द ही आएगा। अगर तुम आज मुझे खाकर मेरी उस बच्ची को अकेला कर दोगी तो कल तुम्हारे बच्चे भी अकेले रह जाएंगे। तुम्हें भी कोई शिकारी मारकर तुम्हारे बच्चों को अनाथ कर देगा। इतना सुनते ही शेरनी के बच्चे बोलने लगते हैं, माँ माँ, इसे मत मारो। माँ, इसे मत मारो। कल अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। आप हमारी चिंता मत करो, हम एक दो दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन हम अपनी माँ को नहीं खो सकते। और अगर आप हमें इसे खिला देंगी तो वो लड़की अकेली रह जाएगी। शेरनी बोली, ठीक है, तुम जाओ उस लड़की के पास, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। बकरी वहाँ से चली जाती है। इधर मीरा बकरी का इंतज़ार करती है। आज लाली बकरी कहाँ रह गई? आई नहीं। आज तो काफ़ी समय हो गया है। तभी एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ जंगल में लकड़ी काटने आता है और उसे वह कुटिया दिखती है। अरे, यह कुटिया किसकी है? लगता है यहाँ कोई रहता है। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। वैसे भी मुझे बड़ी ज़ोरों की प्यास लग रही है। दोनों कुटिया के अंदर जाते हैं जहाँ मीरा बैठी हुई रो रही होती है। लकड़हारा मीरा को देखकर पूछता है, बेटी, तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ यहाँ और कौन रहता है? मुझे तो तुम्हारे सिवा यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। मीरा बोली, मैं यहीं रहती हूँ। मेरी एक लाली बकरी है, वह 2 दिन पहले जंगल घास चरने गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। बेटी, पर यह जंगल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ मेरे घर पर रहना
और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी लाली बकरी अब जिंदा होगी। अरे बहुत शिकारी है इस जंगल में। हाँ बेटी, चलो हमारे साथ। वैसे भी हमारी कोई बेटी नहीं है, बस एक बेटा है, वो भी बीमार है। मीरा बोली, ठीक है फिर चलिए। जब तक लाली बकरी वहाँ पहुँचती है तब तक मीरा वहाँ से जा चुकी होती है। लाली बकरी परेशान होती है। अरे राजकुमारी मीरा, राजकुमारी मीरा, अब कहाँ हैं? राजकुमारी तो यहाँ नहीं है। कहीं उसे किसी जानवर तो नहीं खा लिया? इधर मीरा लकड़हारे के घर पहुँचती है। लकड़हारा मीरा को अपने बेटे से मिलाता है। उसका बेटा बीमार था और वो बिस्तर पर लेटा था। बेटी, यह है हमारा बेटा। ये चल फिर नहीं सकता, ना ही उठकर बैठ सकता है। यह सारा दिन ऐसे ही चारपाई पर लेटा रहता है। मीरा बोली, लेकिन इन्हें क्या परेशानी है, क्या बीमारी है? पता नहीं बेटी, कुछ समझ नहीं आता। हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली। वैद्य जी भी हमारे बच्चे को ठीक नहीं कर पाए। मीरा बोली, आप फिक्र मत करिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। फिर मीरा वहीं रहने लगती है। एक दिन लकड़हारे ने कहा, बेटी हम लकड़ी काटने जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना। जी पिताजी, आप दोनों जाइए, मैं तब तक आप दोनों के लिए खाना बनाकर रखूंगी। कुछ समय बाद बीमार लड़का सो जाता है। जब लड़का सो जाता है तभी उसके मुंह से एक सांप निकलता है और बाहर चला जाता है, जिसे मीरा देख लेती है। अरे यह क्या, इसके मुंह से तो इतना बड़ा सांप निकला। मुझे इस सांप का पीछा करना चाहिए। आखिर यह सांप जाता कहाँ है? मीरा उस सांप के पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि सांप जहाँ लकड़ी का ढेर रखा हुआ था वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। उस लकड़ी के ऊपर दूसरा सांप भी बैठा हुआ रहता है। मीरा देखकर हैरान हो जाती है। यह क्या रहस्य है? यहाँ तो पहले से ही एक और सांप है। लकड़ी पर बैठा सांप दूसरे सांप से कहता है, वाह भाई वाह, तेरे तो मज़े ही मज़े हैं। लेकिन याद रख, यह मज़े भी कुछ और दिनों की ही है, इसके बाद तो खत्म। पहला वाला सांप बोला, अरे हाँ हाँ ठीक है, जब तक जिंदा हूँ तब तक तो मौज ही मौज है ना। अरे लेकिन तेरे से अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ और तू मेरी फिक्र मत कर, अपना सोच, तेरी ज़िंदगी कितने दिनों की है? अरे मौत तो तेरी भी बहुत जल्दी ही हो जाएगी। दूसरा सांप बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई इतनी आसानी से नहीं मार सकता। मैं कोई मामूली सांप थोड़ी ना हूँ। इन लकड़ियों के नीचे 7 राज्यों का खजाना छुपा कर रखा हुआ है और मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे कोई मुझे आसानी से मार सकता है? पहला सांप बोला, क्या फ़ायदा तेरे इस खजाने का, अगर कोई लकड़ियों पर आग लगा दे और तू जलकर यहीं खाक हो जाएगा। और सोच, अगर यह खजाना किसी और को मिल गया तो वो अमीर हो ही जाएगा ना। दूसरा सांप बोला, हाँ हाँ, रहने दे रहने दे। अगर किसी को पता चल गया ना कि खट्टी दही में नमक डालकर उस बच्चे को पिला दिया जाए तो तेरे टुकड़े टुकड़े होकर उसके शरीर से बाहर निकल जाएंगे और तेरा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। पहला सांप बोला, अरे हाँ ना, वक्त आने पर सब देख लिया जाएगा। अरे अभी तो मौज करें। दोनों सांप बातें करके अपनी अपनी जगह आ जाते हैं। एक सांप लकड़ी के नीचे छुप जाता है और दूसरा सांप लकड़हारे के बेटे के मुंह में घुस जाता है। यह सारी घटना मीरा देख रही होती है। वह जल्दी से अंदर जाती है और खट्टी दही में नमक मिलाकर लेती है और उस बीमार बच्चे को पिला देती है, जिससे वह सांप के टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद लकड़हारा और उसकी पत्नी लकड़ी लेकर आते हैं और मीरा से कहते हैं, बेटी हम लकड़ियाँ लेकर आ गए हैं, तुमने खाना बना लिया? अरे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है बेटी, जाओ खाना ले आओ। मीरा बोली, नहीं पिताजी, मैंने खाना नहीं बनाया। क्यों बेटी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, क्यों नहीं बनाया तूने खाना? इतने में ही लकड़हारे का बेटा उठ बैठा और बोलने लगा, माँ, पिताजी, देखिए मैं ठीक हो गया। लकड़हारा और उसकी पत्नी उसे स्वस्थ देखकर हैरान होते हुए बोले, अरे बेटा, तो उठ कैसे गया? यह कैसा चमत्कार है?
बेटा तू तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। पिताजी, माँ, मैं अगर स्वस्थ हो पाया हूँ तो केवल मीरा दीदी की वजह से। यह क्या कह रहा है बेटा? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी। दीदी सच में हमारे लिए भाग्यशाली हैं। भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आपने मुझे इस बच्ची से नहीं मिलवाया होता तो शायद मेरा बेटा ठीक नहीं हो पाता। बेटी, तो सच में हमारे लिए बड़ी भाग्यशाली है। पर बेटी, यह सब हुआ कैसे? मीरा बोली, पिताजी, छोटे को कोई बीमारी नहीं थी। उसके पेट में एक सांप था जिसकी वजह से इसे ये तकलीफ हो रही थी। मुझे उस सांप का तोड़ मिला और मैंने उसे बाहर निकाल दिया। अच्छा, पर वो सांप तुमने कैसे निकाला उसके पेट से? पिताजी, जब छोटे सो गया था तब मैंने देखा उसके पेट से एक सांप बाहर निकल रहा था। और इसी तरह से मीरा पूरी बात लकड़हारे को बताती है। फिर मीरा खजाने वाली बात भी बताती है। पिताजी, अभी रुकिए, अभी एक काम और बाकी है। वह क्या बेटी? माँ, पिताजी चलिए मेरे साथ। मीरा उन दोनों को उसी लकड़ियों के ढेर के पास लेकर जाती है। पिताजी, आप इन सभी लकड़ियों पर आग लगा दीजिए। बेटी, तो यह क्या बोल रही है? यह लकड़ियाँ तो हमने बहुत मेहनत से इकट्ठा की है ताकि बाजार जाकर इन्हें बेच सकें। बेचने के बाद जो भी धन मिलता है हम उससे घर का राशन पानी लाते हैं। पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मेरा विश्वास करिए। आपको आगे से ना जंगल से लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी और ना ही उन्हें बेचना पड़ेगा। आप बस इन सारी लकड़ियों को जला दो। फिर लकड़हारा अपनी पत्नी से बोला, रुको रुको भाग्यवान, मुझे लगता है हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। आखिर मीरा के कारण ही आज हमारा बेटा स्वस्थ हुआ है। ठीक है जी, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। लकड़हारा सारी लकड़ियों में आग लगा देता है जिससे वहाँ रहने वाले सांप जलकर खाक हो जाता है। मीरा बोलती है, पिताजी, यह दूसरा सांप था जो आपके घर पर ही लकड़ियों के अंदर छुपकर बैठा हुआ था। अब आप एक काम करिए, इस राख को हटा दीजिए। लकड़हारा राख को हटाता है तो देखता है वहाँ बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था। अरे, यह देखो, यहाँ तो बहुत सारा खजाना पड़ा है। जी पिताजी, मैं आपको यही बताना चाह रही थी। अब इस खजाने के मालिक आप हुए। लकड़हारा सारे खजाने को बाहर निकालता है। लकड़हारा उसी धन के उपयोग से अपना महल खड़ा कर लेता है और अपने परिवार वालों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेता है। उनकी स्थिति किसी राजा महाराजाओं की जैसी हो जाती है। एक दिन लकड़हारे की पत्नी बोली, सुनिए जी, मीरा जब से हमारी ज़िंदगी में आई है तब से हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है ना? हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर एक दिन की बात है, जिस रास्ते पर लकड़हारे का महल था उसी रास्ते से राजा देवराज शिकार के लिए जंगल के रास्ते गुजर रहा था। और जब भी राजा उस महल के पास से जाता था उन्हें बहुत अच्छी खाने की खुशबू आती थी। राजा को रहा नहीं गया। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, ज़रा पता करो आखिर इस सुंदर महल में कौन रहता है। मैं जब भी इस घर के पास से गुजरता हूँ खाने की बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। आखिर इतना स्वादिष्ट और सुगंधित भोजन कौन बनाता है? मंत्री बोला, जी महाराज, मैं पता करता हूँ। मंत्री जी उस घर में जाते हैं। मीरा मंत्री को देखकर बोली, अरे, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? मंत्री बोला, मैं और मेरे महाराज यहाँ से गुजर रहे थे। तभी महाराज ने कहा कि मैं इस घर में जाकर पता लगाऊं कि आखिर इस महल के रसोइया कौन है जिसके खाने की खुशबू दूर दूर तक जाती है। इस घर में खाना कौन पकाता है? लकड़हारे की पत्नी बोली, मेरी बेटी ही पकाती है, और कौन पकाएगा? मंत्री बोला, तुम्हारे हाथों में तो वाकई जादू है। महाराज तुम्हारी बनाए खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। मीरा बोली, जी आप अपने महाराज को मेरा शुक्रिया कहना, और हाँ, कल आप महाराज से कहिए कि वह कल हमारे यहाँ दावत पर आए। मैं उनके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन पका कर रखूँगी।
ठीक है, मैं अपने महाराज को यह सूचना अवश्य दे दूंगा। अब मैं चलता हूँ। मंत्री महाराज के पास जाता है और महाराज से कहता है, मैं उस घर पर देख कर आया हूँ। वहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची खाना बनाती है और आपको जानकर खुशी होगी कि उस बच्ची ने कल आपको दावत पर बुलाया है। मंत्री जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता था। चलो कल आते हैं और इस घर में बनाए हुए खाने का स्वाद लेते हैं। आखिर मैं भी तो देखूं इतने स्वादिष्ट भोजन का राज क्या है। दूसरे दिन राजा और मंत्री उस लकड़हारे के घर पहुंचते हैं। महाराज का बहुत आदर सत्कार होता है। उनके सामने कई व्यंजन परोसे जाते हैं। राजा हर एक व्यंजन का स्वाद लेता है। एक व्यंजन थोड़ा खाता है, फिर दूसरा व्यंजन थोड़ा खाता है। ऐसे करते करते 3 से 4 व्यंजन खाता है, फिर खाना बंद कर देता है और सोच की मुद्रा में बैठ जाता है। मीरा बोली, क्या हुआ महाराज, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? आपने तो सब व्यंजनों में से थोड़ा थोड़ा बस चखा और कुछ चखा भी नहीं। क्या हुआ, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? राजा बोला, बेटी, तुम्हारे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है और तुमने इससे बनाया भी लाजवाब है। मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। परंतु मीरा बोली, परंतु परंतु क्या महाराज? परंतु इस खाने में बहुत बड़ी कमी है। कैसी कमी महाराज? बताइए, मुझे भी तो पता चले आखिर मेरे बनाए हुए खाने में क्या कमी है। बेटी, खाने में नमक बिल्कुल भी नहीं है। मीरा बोली, बस इतनी सी बात महाराज। खाना अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है, खाने की खुशबू भी अच्छी है। फिर क्यों आप नमक को देख रहे हैं? नमक तो मामूली है। राजा बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? नमक तो भोजन की जान है। नमक के बिना भोजन अधूरा है बेटी। नमक से ही तो खाने में स्वाद है और तुम नमक को मामूली समझती हो। मीरा बोली, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नमक के बिना सारा भोजन बेस्वाद है। नमक ही है जो भोजन में जान डालता है। राजा बोला, बेटी, जब तुम यह बात जानती हो तो भोजन में नमक क्यों नहीं डाला? मीरा बोली, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसे आप जंगल में सिर्फ इसलिए छोड़ आए थे क्योंकि मैंने आपको कहा था आप मुझे नमक के बराबर प्यारे हो। आप अब तो सब समझ गए होंगे ना कि नमक की क्या अहमियत है और आपकी मेरे जीवन में क्या अहमियत है। पिताजी, याद करिए, आपने मुझसे क्या कहा था? आपने कहा था नमक एक मामूली चीज़ है ना? पिताजी, फिर आज नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? राजा को पुरानी बातें सब याद आ गई और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझसे गलती हो गई। मीरा बोली, पिताजी, पिता तो हर संतान का आधार होता है। मेरे कहने का मतलब तो यही था कि जैसे बिना नमक की सब्ज़ी कोई स्वाद नहीं देती, उसी तरह बिना पिता के संतान भी अधूरा है। लेकिन आपने उसका गलत मतलब निकाल लिया और मुझे जंगल में जंगली जानवरों के बीच मरने को छोड़ दिया। राजा बोला, मुझे माफ़ कर दे बेटी, अब चल मेरे साथ महल में। तेरी बाकी बहनों की तो मैंने शादी कर दिया है। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ बेटी, चल घर चल। राजा की आंखों में मीरा को पछतावा नजर आता है, इसलिए मीरा अपने पिता को माफ़ कर देती है और अपने पिता के साथ अपने महल वापस लौट जाती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।